आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उन 3 शब्दों से करना चाहते हैं जो पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया की जुबान पर हैं, और वो 3 शब्द हैं व्हाट अ मैच, यानी क्या मैच था। तो हो सकता है आपने कल का मैच देखा हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल, और हो सकता है ना भी देखा हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी देखा उन्हें आज का ये विश्लेषण देखकर समझ में आ जाएगा कि कल क्या हुआ। कल कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास का शायद पहला ऐसा फाइनल मैच खेला गया जिसमें हार और जीत के अलावा भी बहुत कुछ था, और इस बहुत कुछ से आज भी आप सब बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। कल अर्जेंटीना के तमाम खिलाड़ी बेहद इमोशनल थे जीत के लिए, और फ्रांस के जो खिलाड़ी थे वो भी बेहद इमोशनल थे हारने की वजह से। फुटबॉल के खेल में हारने वाली टीम की आंखें भी नम होती हैं और जीतने वाली टीम की आंखें भी अक्सर नम हो जाती है। इसी के अलावा आज आपको फ्रांस के एक फुटबॉलर एमबापे की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए। एमबापे किसी भी वर्ल्ड कप में 12 गोल करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, और दिलचस्प बात यह है कि कल यानी 20 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और वो 24 साल के हो जाएंगे, तो उनकी उम्र सिर्फ 24 साल है। एमबापे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और उनके बचपन की एक तस्वीर आज हमने आपके लिए निकाली है जिसमें उनके कमरे में दीवारों पर रोनाल्डो के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि एमबापे ने रोनाल्डो से प्रेरणा लेकर फुटबॉल को अपना जुनून बनाया, लेकिन आज वो रोनाल्डो को पीछे छोड़कर उनसे भी काफी आगे निकल गए हैं। बड़ी बात यह है आज वो उसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जिसमें उनका आदर्श रोनाल्डो भी खेल रहा है, और उन्होंने वर्ल्ड कप में रोनाल्डो से बेहतर प्रदर्शन किया है। 37 वर्ष के रोनाल्डो किसी भी वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा 7 गोल कर पाए हैं, जबकि एमबापे ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही 12 गोल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमबापे से आप यह सीख सकते हैं कि अगर पूरे मन से कोशिश की जाए तो आप एक दिन अपने रोल मॉडल से भी आगे निकल सकते हैं। यानी अपने कमरे में जिसके पोस्टर्स लगाते थे, जिसका सपना आप सपना देखते थे जिसके जैसा बनने का, आप उसके जैसा नहीं उससे भी आगे निकल गए, उससे भी बेहतर बन गए, और आप अपने आदर्श से भी ज्यादा सफल हो सकते हैं। ये कहानी आपको वो बताती है। एमबापे के अलावा आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी दुनिया सीख सकती है, जो इस पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में अपने खिलाड़ियों के गोल करने पर लगातार तालियां बजाते रहे, और जब यही खिलाड़ी हार के बाद बहुत भावुक हो गए, निराश हो गए, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैक्रों मैदान में उतर आए। असल में मैक्रों ने बता दिया कि वो सही मायनों में एक सच्चे नेता हैं, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें अपने गले लगाया, और यह काम दुनिया का हर नेता नहीं कर सकता। इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप 3 और वजहों से भी बड़ा खास रहा। पहला, इस वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ जब छोटी टीमों ने, नई टीमों ने बड़ी बड़ी टीमों को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। जैसे मोरक्को और जापान की टीम ने स्पेन की वर्ल्ड चैंपियन टीम को हरा दिया। क्रोएशिया की टीम ने 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही ब्राजील की टीम को हरा दिया। यानी जिन टीमों को कमजोर माना जाता था, उन्होंने ही बड़े बड़े देशों की मजबूत टीमों को इस बार हराकर बाहर कर दिया। यह सीखने वाली बात है, क्योंकि खेलों में और वैसे जीवन में भी कुछ भी स्थायी नहीं होता, नथिंग इज परमानेंट। तो ये जो इस बार का वर्ल्ड कप था, ये अंडरडॉग्स का वर्ल्ड कप था, ये अंडरडॉग्स का टूर्नामेंट था, जिसमें छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को चकित कर दिया, हैरान कर दिया। दूसरा, इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को भी अपने खराब प्रदर्शन की वजह से मैच के बाहर, मैदान के बाहर बेंच पर बैठना पड़ा, जिससे दुनिया को यह समझ में आया कोई भी खिलाड़ी अपने देश से और अपने देश के हितों से ऊपर नहीं हो सकता। रोनाल्डो बहुत बड़े स्टार प्लेयर हैं, सुपरस्टार हैं, और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को बाहर बैठा देना, तो इससे यह समझ में आता है कि जो देश का जो हित होता है, टीम का जो हित होता है, वो सर्वोपरि होता है, और चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो अगर अच्छा नहीं खेल रहा तो उसे बाहर बैठना होगा। तीसरी बात, इस वर्ल्ड कप ने कतर की छवि भी पूरी तरह से बदल दी है। कतर छोटा सा देश है, 27 लाख उसकी पॉपुलेशन है, और कैसे उसने इतना बड़ा इवेंट अपने यहां आयोजित किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी इस्लामिक देश में यह टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, और कतर ने इस आयोजन से अपनी पूरी छवि को बदलने की कोशिश की है। कतर ने इस आयोजन पर 300 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग
24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर से आप सुन लीजिए, 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं कतर ने। और इस वर्ल्ड कप के लिए ऐसे स्टेडियम्स का निर्माण किया जो कार्बन न्यूट्रल थे, जिनके डिजाइन की कल्पना भी कुछ साल पहले तक हो नहीं सकती थी। आज अगर आप देखेंगे तो मात्र 27-28 लाख की आबादी वाले कतर की पहचान एक ऐसे देश की बन चुकी है जिसका दुनिया के बड़े बड़े देशों पर प्रभाव है, जिसकी छवि अब वाकई में ग्लोबल है और जो मिडिल ईस्ट के देशों में अब शक्तिशाली बन चुका है। आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में कतर एक नया पावर सेंटर बनकर उभरा है। कतर वही देश है जहां अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज कतर की राजधानी दोहा दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों के लिए एक मुख्य केंद्र बन चुकी है, जहां तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फैसले। बड़ी बात यह है कि एक जमाने में कतर की छवि कट्टरवादी इस्लामिक देश की थी, लेकिन आज वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे आयोजन करवाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत के बारे में बता रहा है। और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फुटबॉल का खेल अब तक पश्चिमी देशों का ही खेल माना जाता था और कतर ने इस बार जो काम किया है उससे यह साबित हुआ है कि वो इस्लामिक देशों में भी अब फुटबॉल को लेकर आ गए। एक बात और आपको कतर के बारे में जाननी चाहिए। कतर ने बावजूद इसके कि उन्होंने ये वर्ल्ड कप का आयोजन किया, उन्होंने ना तो अपने रूल्स बदले, ना ही अपने कट्टरवाद को किसी हद तक उन्होंने छोड़ा और ना ही अपनी भाषा, अपने संस्कारों को और अपने देश के नियमों को उन्होंने तोड़ा। इसलिए बहुत सारे लोग बड़े निराश भी थे कि कतर ने कह दिया, बहुत सारी चीजें कह दी जो वर्ल्ड कप दूसरी जगहों पर जहां होता था वहां पर आप बियर पी सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, लेकिन कतर ने इस बार जैसे नियम कतर में हैं वैसे ही नियमों को उन्होंने रखा, जिससे बहुत सारे लोगों को निराशा भी हुई थी। लेकिन कतर ने यह बता दिया कि वो एक ग्लोबल देश बनना चाहता है, अपनी एक ग्लोबल छवि बनाना चाहता है, वो एक पावर सेंटर बनना चाहता है, वो डिप्लोमेसी में भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाना चाहता है, खेलों में भी बनाना चाहता है। और यही कारण है कि उसने इतना पैसा खर्च करके अपने यहां ये आयोजन किया। वर्ष 1930 से लेकर अब तक कुल 22 वर्ल्ड कप खेले गए हैं, जिनमें 12 बार ऐसा हुआ जब पश्चिम के 5 देशों ने ही इस वर्ल्ड कप को जीता है। और ये 5 देश हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। इन 5 देशों में दुनिया की सिर्फ 4% आबादी यानी सिर्फ 34 करोड़ लोग रहते हैं और लगभग 750 करोड़ लोगों पर इन 5 देशों का प्रभाव होता है। लेकिन इस बार जिस फुटबॉल के खेल को पश्चिमी देशों तक सीमित माना जाता था, उसका आयोजन कतर ने अपने यहां कराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम को अब सोचिए कितना पैसा मिलेगा। अर्जेंटीना की टीम को 344 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर, प्राइज मनी के तौर पर मिलेंगे, जबकि रनर्स अप रही फ्रांस की टीम को 245 करोड़ रुपए मिलेंगे और तीसरे स्थान पर रही क्रोएशिया की टीम को 220 करोड़ रुपए और चौथे स्थान पर मोरक्को की टीम को 204 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर मिले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भारत की टीम फुटबॉल का वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती। तो इसकी वजह भी आज आपको पता होनी चाहिए कि हमारी टीम वहां क्यों नहीं थी। असल में फुटबॉल का खेल दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में खेला जाता है। मौजूदा समय में फीफा द्वारा पूरी दुनिया में कुल 211 फुटबॉल टीम्स को मान्यता दी गई है। नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड कप की जो प्रतियोगिता होती है उसमें इन 211 टीमों में से सिर्फ 32 टीमों को ही खेलने का मौका मिलता है वर्ल्ड कप में, और ये 32 टीमें वो होती हैं जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं। हालांकि इस बार के वर्ल्ड कप से भारत के 2 कनेक्शंस जरूर निकल कर आए। पहला, कतर में वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान जिन 6500 मजदूरों की मौत हुई, उनमें से ज्यादातर मजदूर हमारे देश के ही थे, भारत के थे, जिसका हमें बेहद दुख है। दूसरा, फाइनल मैच से पहले वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी पेश की गई, उस दौरान भारत की एक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी वहां पर मौजूद थी और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण की इस मौजूदगी से भारत का नाम रोशन हुआ है। तो भारत का एक कनेक्शन जो है वो वर्ल्ड कप से निकल आया क्योंकि दीपिका पादुकोण वहां मौजूद थी। आप तेलंगाना के IIIT बसर में पढ़ाई कर रहे एक छात्र का ये सुसाइड नोट देखिए। IIT में पढ़ता था ये लड़का। 17 साल के इस छात्र का नाम भानु प्रसाद था और आज उसने अपने कॉलेज के हॉस्टल के सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान दे दी। ये उसका सुसाइड नोट है, हाथ से लिखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव
डिसऑर्डर से वो पीड़ित थे, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। परीक्षा में लगातार उन्हें कम नंबर मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। कम नंबर आ रहे थे परीक्षा में सिर्फ इसलिए। और ये इकलौती घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा सुसाइड की घटनाएं राजस्थान के कोटा में हुई हैं। छात्रों ने आत्महत्या की है एक साल के अंदर, अभी जबकि पिछले एक महीने में 8 छात्रों ने आत्महत्या की है। यहां पर 12 दिसंबर को एक ही दिन में कोटा में 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। सोचिए, एक ही दिन में 3 छात्र। ये तीनों छात्र अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई कर रहे थे। कोटा के कोचिंग सेंटर्स में हर दिन 8 घंटे की क्लास होती है, 6 घंटे अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती है और बचे हुए 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होते हैं। यानी अगर किसी छात्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन 2 घंटों में। कई बार छात्रों को 14-14 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है।